How are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is India Wins Freedom. The British began treating Indians more harshly and cruelly after the First World War. Mahatma Gandhi came to India from South Africa in 1915. He had spent 20 years there fighting against the hatred of the rulers against the blacks. After arriving in India, he went round the country to see the poor conditions of the people and suppression by the British. He also saw that there were many social evils in the Indian society. People were divided on the lines of caste and creed. There were inhuman practices such as untouchability, the condition of the women was miserable, and the farmers and factory laborers were living like beasts of burden. There was no one to listen to the difficulties of the common man. Okay, ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा इंडियंस को बहुत बैडली ट्रीट करने लगे. जब महात्मा गांधी जी व्हेन ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, जहाँ पर उन्होंने 20 साल देखा था जो भी वहाँ पर वाइट पीपल थे ब्लैक पीपल को डोमिनेट करते थे, उस प्रैक्टिस को वो 20 साल देख चुके थे. उसके बाद जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडियंस की जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल है. उन्होंने पूरी कंट्री में घूमकर देखा कि जो इंडियंस की कंडीशन है वो कैसी है, पुअर पीपल जो हैं वो कैसे रह रहे हैं और कैसे जो सोशल एविल्स हैं जैसे कि सामाजिक बुराइयां हैं जैसे अनटचेबिलिटी या कास्ट या ग्रीड या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनको देखा कि ये इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखी हैं और इंडियंस को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है. ओके, जो फार्मर्स की कंडीशन है और फैक्ट्री लेबरर्स की कंडीशन है, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा बोझ इनके कंधों पर है. तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इंडियन की लाइफ को बहुत ज़्यादा क्रूल बना रखा था, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड प्रैक्टिसेस हो रही थी. Gandhi ji paid special attention to uniting people and made them industrious. He taught people that everyone was equal and all kinds of work were good. उन्होंने अटेंशन दिया ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को सिखाया कि कैसे उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बिल्ड करनी है, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, कैसे हम सब लोगों को इक्वल ट्रीट करना है और कैसे इस समाज से बुराइयों को हटाना है. कोई भी काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है. ये गांधी जी ने इंडियंस को सिखाया. ही वॉज अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड अदर नार्कोटिक्स, और एल्कोहल के यूज़ के ऊपर या अदर ड्रग्स जो भी सोशल लेवल में फैले हुए थे उनके कंजप्शन के वो सख्त खिलाफ थे. ही ऑल्सो pleaded for a common language for the entire country. He asked people to be free for slavery and social evil. जो भी social evils हैं या फिर गुलामी है, स्लेवरी है जो ब्रिटिशर्स की कर रहे हैं, वो उससे हमें फ्री होना है, ये लोगों को सिखाया. देन ओनली देयर विल बी ट्रू फ्रीडम. जब हम इन सारी सामाजिक बुराइयों से, स्लेवरी से फ्री हो जाएंगे, वो असल में रियल में हमारी क्या होगी, फ्रीडम होगी, यानी इट विल बी काउंटेड एज ट्रू फ्रीडम. नाउ द ब्लैक लॉज. Every liberty of the people was banned by the British during the First World War. In 1919, the British made more severe laws. They could now deport, send away from India individuals and control the press. Now they could send any person to jail without trial in a court. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत ज़्यादा बैड ट्रीट करना शुरू कर दिया था. एंड 1919 में ब्रिटिश मेड मोर सर्व लॉ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए थे. किसी को भी जो भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता था, एसोसिएशन बनाता था, तो ऐसे किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था. ओके, ताकि प्रेस को कंट्रोल में कर सकें एंड किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल जेल में डाल दिया जाता था. पीपल डिड नॉट इवन हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज.
लोगों के पास अपने व्यूज़ करने की भी, व्यूज़ एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी नहीं थी। दे वर अरेस्टेड फॉर पिटी थिंग्स एंड पनिश्ड हार्शली। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट किया जा रहा था, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। द ड्रीम ऑफ पीपल फॉर गेटिंग ग्रेटर शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज शैटर्ड। दिस मेड पीपल वेरी एंग्री। और जो लोगों का एक सोच थी, एक विचार थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन होने चाहिए, वो बुरे तरीके से शैटर्ड हो गई थी। इससे लोगों को यानी इंडियंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। They protested through large meetings and peaceful gatherings and processions. इससे क्या हुआ, सब लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं and they protest in the large meetings and peaceful gathering and processions. गांधी जी first requested the government not to implement these laws, but the British ignored him. गांधी जी first he request the government that not to implement these laws, but the Britishers ignored him. He then asked the people of India to disobey the black laws by silent protest movement. और फिर उन्होंने इंडियन पीपल को यानी कि इंडियन को रिक्वेस्ट की कि वो ब्लैक लॉज, जो ब्रिटिशर्स के इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं, उनको पीसफुली साइलेंटली क्या करें, अपोज करें, प्रोटेस्ट करें. नाउ देयर वॉज अ फ्लड ऑफ पीपल इन मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री एंड विद हिज सपोर्ट हर जगह पर मीटिंग्स हो रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी और प्रोसेशन हो रही थी. The British took it as a challenge to their authority. They लाठीचार्ज the processions and meeting cruelly. और ब्रिटिशर्स इस चीज़ से काफ़ी घबरा गए थे और उन्होंने एक चैलेंज के रूप में इसको लिया और जहाँ भी प्रोसेशन या मीटिंग होती थी वहाँ पर वो लाठीचार्ज करते थे. They did not even spare women and children. Even उन्होंने women और children तक को भी नहीं बख्शा. Now next is Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh massacre. One such peaceful meeting was held in a public park, Jallianwala Bagh in Amritsar. एक ऐसी साइलेंट प्रोसेशन हो रही थी जलियांवाला बाग जो कि लोकेटेड है अमृतसर में. About 20,000 men, women and children attended this gathering and उस gathering में around 20,000 people are there. One British officer, General Dyer, decided to teach the people a lesson. And at that time there was a British officer named General Dyer. He wanted to teach the people a lesson कि प्रोसेशन नहीं करनी है, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ होके क्या आपको रिजल्ट मिलेगा वो दिखाना चाहता था. He came with about 150 soldiers who blocked the entrance of the park and fired mercilessly. The people were trapped and the guns blazed away. और लोगों को 150 सोल्जर्स के साथ उस पार्क को सील कर दिया जाता है और अंधाधुंध यानी कि ब्लाइंडली फायर की जाती है. The people were trapped and the guns blazed away. Hundreds of innocent men, women and children lost their life. और उस मैस्केयर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं. Afterwards, no one was allowed to remove the dead or attend to the wounded. और उसके बाद किसी को अलाउ भी नहीं किया जाता उस मैस्केयर में जो wounded people हैं उनको कोई भी उनका इलाज करने के लिए. And the authorities tried to suppress the news of this massacre, but it spread all over the country. और ब्रिटिशर्स ने इस न्यूज़ को छुपाने की भी कोशिश की लेकिन ये पूरी कंट्री में फैल चुकी थी. A wave of shock and anger spread all over the country. People's urge to fight against the British government became stronger. और लोग अब चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से हमें कैसे न कैसे क्या करना है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है. तो कैसे वो इस गवर्नमेंट को, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुद को कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनाए, अब वो उस पर ध्यान देने लगे थे. नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. Gandhi ji called the people to answer the Jallianwala massacre by सत्याग्रह through non-cooperation movement. गांधी जी ने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया एंड ये दिखाया कि जलियांवाला बाग मैस्केयर देखो एंड इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं. वी हैव टू डू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट नाम से ही पता लग रहा है कि ब्रिटिशर्स को हमें कॉपरेट नहीं करना है. ओके, ही सेड दैट वायलेंट एक्शंस क्रिएटेड मोर वायलेंस.
उन्होंने कहा कि अगर कोई वॉयलेंटली यानी कि अहिंसा के साथ अगर कोई आंसर देता है तो उससे और ज़्यादा वायलेंस होता है। पीपल हु अडॉप्टेड पीसफुल मेथड्स वर स्ट्रोंगर, जो पीसफुली कोई भी वॉर लड़ते हैं वो हमेशा स्ट्रोंग रहते हैं। ही एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ सत्याग्रही। Then the people declared that they would not cooperate with the government and disobey black laws. उसके बाद लोगों ने एक साथ ये ट्राई किया, ये कसम ली कि हम जो भी ये गवर्नमेंट है इसके जो ब्लैक लॉज हैं हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। मैनी पीपल गेव अप गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारे लोगों ने जो ब्रिटिशर्स के अंडर गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैनी लॉयर्स सस्पेंडेड देयर प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओनली टू ज्वाइन द मूवमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स दे लेफ्ट देयर स्कूल एंड कॉलेज टू ज्वाइन द मूवमेंट एंड पीपल वॉक पीसफुली इन प्रोसेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे मेड द गवर्नमेंट अनेबल टू वर्क। उनका क्या मेन चीज क्या थी कि गवर्नमेंट को काम नहीं करने देना। ओके, इन अ प्लेस कॉल्ड चोरी चोरा in Uttar Pradesh, people could not tolerate the cruelty of the police. They attacked the police station and set it on fire. 22 policemen died. Gandhi ji did not like it. और इसी जब एक तरफ नॉन कॉपरेशन यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने जिनको ब्रिटिशर्स की जो उनकी मनमानी थी वो टॉलरेट नहीं हो रही थी, वो एक पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं एंड देयर 22 पुलिसमैन डाइड। गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड he decided to withdraw the non-cooperation movement immediately as he believed that violence is no answer to violence। और इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को वहीं विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, क्योंकि उनका कहना था वायलेंस कभी भी वायलेंस का आंसर नहीं हो सकता। So many Indian leaders became famous in the non-cooperation movement. Among them were Motilal Nehru and Maulana Abdul Kalam Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari and Chittaranjan Das. It was in this movement that Jawaharlal Nehru emerged as a national leader। और इस मूवमेंट में बहुत सारे लीडर सामने आए जिसमें से जवाहरलाल नेहरू एक मेन लीडर के सामने आए। For some years, Gandhi ji devoted himself to social problems like untouchability। उसके बाद गांधी जी ने अपना ध्यान जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने पर लगाया। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी। इन 1928 वल्लभ भाई पटेल लेड द फार्मर्स स्ट्रगल एट बरडोली। और 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर्स के साथ खड़े होकर एक स्ट्रगल की, दैट वॉज इन Bardoli। The British were alarmed by the movement, so they also decided to bring some changes in the administration। Britishers इस चीज़ से एक अलार्म उनको मिल चुका था, so they have to change their some laws and a commission was appointed in 1926 under the chairmanship of Sir Simon। It was named as Simon Commission। और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया 1926 में, जिसमें सर साइमन के अंडर एक बैठक बिठाई गई, एक कमीशन ग्रुप कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया साइमन कमीशन। देयर वॉज नो इंडियंस मेंबर इन दिस कमीशन एंड उस मेंबर में भी, उस एसोसिएशन में भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस ग्रेटेड द कमीशन विद ब्लैक फ्लैग्स। The cry of Simon go back was raised throughout the country। The British tried to stop the demonstration by लाठी चार्ज and firing but all in vain। और जब साइमन कमीशन ये कमेटी बनाई, रूल को चेंज किया गया, तो इंडियंस को लगा शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को जगह देंगे, बट जो साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन बनाया गया, एक ग्रुप बनाई गई अंडर सर साइमन, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस उससे और ज़्यादा अपोज हो गए थे और ज़्यादा एंग्री हो गए थे और वो उसको क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे विद द ब्लैक फ्लैग एंड उन पर क्या लिखा था, साइमन गो बैक। ओके, बिकॉज ऑफ द अगेंस्ट द ब्लैक लॉज। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
In 1929, the Congress held its session at Lahore. Jawaharlal Nehru was elected its president. It was decided that nothing short of complete independence would be accepted. On 26 January 1930, Nehru unfurled the national flag on the banks of the river Ravi as a mark of complete independence. That is why after 20 years we choose this day, the 26 January, as our Republic Day. और 1929 में एक कांग्रेस ने एक मीटिंग, एक सेशन रखा लाहौर में, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको एज अ प्रेसिडेंट चूज किया गया। ओके, और उस दिन को यानी 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में घोषित किया गया। और यही वो दिन था 26 जनवरी जिस दिन नेहरू जी ने रावी नदी पर हमारे इंडिया का तिरंगा फहराया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को हमारा क्या चूज किया गया एज अ Republic Day after 20 years. Now, Satyagraha movement was launched on a big scale. Satyagraha is made up of two words, Satya and Graha. और अब सत्याग्रह मूवमेंट एक लार्ज स्केल पर लॉन्च की गई। सत्याग्रह इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, सत्य एंड ग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ एंड अग्रह मीन्स इंसिस्टेंस। द होल वर्ल्ड मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो सच की नींव पर बसा हुआ है। ओके, गांधी जी एक्सप्लेन सत्याग्रह एज अ पीसफुल इंसिस्टेंस ऑन द राइट्स डिमांड ऑफ द पीपल एंड सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, कि सच पर चलना है, सत्य की लड़ाई पर चलना है, सत्य के लिए हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। In the Swdeshi movement, people began to use goods made by hand. स्वदेशी मूवमेंट नाम से ही पता लग रहा है, स्वदेशी यानी अपने देश में बने हुए। इस मूवमेंट में क्या था, लोगों ने अपने गुड्स यानी मेड बाय हैंड, मेड इन इंडिया यूज करना शुरू किया। दे स्टॉप्ड वेयरिंग मील मेड क्लॉथ। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे एंड पीपल फॉलोड हिम। गांधी जी क्या करते थे, डेली स्पिन करते थे, ठीक है, कॉटन के कपड़े बनाते थे, खादी वस्त्र जिनका नाम दिया गया, और लोग भी उन्हें फॉलो करते थे। मील में बने हुए कपड़े पहनने से स्टॉप कर दिया था सबने। क्लॉथ कोल्ड खादी वॉज वोवन on handlooms. Thus, khadi became a symbol of freedom movement, and people began cottage industries which helped them to earn their livings. There was a big threat to the production of British goods in England. और जब उन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री इंडियंस ने शुरू की with the help of गांधी जी, that was shown as a big threat to the production of British goods in England. Foreign goods were boycotted एंड पीपल स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो भी फॉरेन गुड्स थे, इंग्लैंड से जो भी प्रोडक्ट आते थे, उनको बाइकट किया गया एंड पीपल यूज टू स्टॉप to pay taxes to the government. The British has made a salt law those days. Britishers ने उस टाइम में एक salt law बनाया था. According to it, no one could collect salt from the sea water without a license and people had to buy it. Gandhi ji said that salt from the sea belonged to everybody, so he broke the salt law. गांधी जी का कहना था कि जो समुंदर पर नमक बनता है, समुंदर से जो नमक मिलता है उस पर सबका हक है, इसीलिए उन्होंने सोल्ट लॉ को ब्रोक किया। उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसको डांडी मार्च का नाम दिया गया। He marched on foot with his followers from साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू सी शोर विलेज ऑफ डांडी, और उन्होंने एक मार्च किया, एक यात्रा किया अपने फॉलोवर के साथ। वो कहाँ से कहाँ तक था, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। ओके, तो दैट वाज कॉल्ड डांडी मार्च। ही वॉक 300 kilometers on foot in 25 days and made salt from the sea water. This march is called Dandi March. और गांधी जी और इनके फॉलोअर्स ने 300 किलोमीटर तक रन किया, चले वो बाय फुट विद इन 25 डेज, और वहाँ पर नमक बनाया और सोल्ट लॉ को ब्रेक किया, एंड दिस मार्च इज कॉल्ड डांडी मार्च। Thus, he showed the British that the people were no more going to obey the British laws. Thus, it came to be known as civil disobedience movement. और सोल्ट बना के यानी सोल्ट लॉ को ब्रोक करके उन्होंने ये दिखाया कि जो अब इंडियंस हैं वो और ब्रिटिश लॉज को सहन नहीं करेंगे। सो इससे शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
Gandhi ji and his followers were arrested, but people all along the sea coast broke the salt law. उस टाइम गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन हर एक देश के जो भी सी कोस्ट पर लोग रहते थे उन्होंने सब ने सोल्ट लॉ को ब्रोक किया. ऑल ओवर द कंट्री पीपल बिगेन टू डिसोबे द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ वीमेन टुक पार्ट इन द मूवमेंट. बहुत सारे महिलाओं ने भी, थाउजेंड्स ऑफ वीमेन टुक पार्ट इन दिस मूवमेंट एंड दे सफर्ड ब्लोज ऑफ पुलिस लाठीज. उन्होंने भी पुलिस लाठी को सहन किया. दे अटेंडेड टू द वाउंडेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन्स. मैनी पीपल वर हर्ट एंड डाइड, बट गांधी जी रिक्वेस्टेड पीपल टू बी पीसफुल. बहुत सारा जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूल्टी की, बहुत ज़्यादा पनिश किया गया, लाठी चार्ज किया गया, लेकिन गांधी जी ने सबको संबोधित किया कि शांत रहना है, पीसली रहना है, पीसफुल रहना है. द मूवमेंट स्प्रेड टू एवरी nook and corner of India. In the northwest frontier province, Khan Abdul Ghaffar Khan led the movement. In the northeast, Rani Gadnul of Nagaland came forward. In the south, Raja Gopalchari led the people. इस तरीके से हर एक देश के कोने कोने से, हर एक प्रोविंस से ये मूवमेंट शुरू हुआ. नेक्स्ट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. The British government realized the danger. In 1935, it introduced a new act called Government of India Act 1935. The country was divided into 11 provinces. 1935 में एक act आया that was called Government of India Act 1935. Country was divided into 11 provinces. And the provinces would have their own government based on elections. और each province have अलग अलग गवर्नमेंट होगी सबकी, जितने भी, यानी कि 11 अगर 11 प्रोविंस है, 11 प्रोविंस के अकॉर्डिंग 11 गवर्नमेंट होगी बेस्ड ऑन इलेक्शंस. अ फेडरेशन ऑफ इंडियंस प्रोविंसेस एंड princely states was made at the center, but in practice the government were given very power to make the people's representative helpless. Elections were held to elect representatives of the Indian people to form the government in provinces, and Congress ministers were created in most of them. It was the time that Muhammad Ali Jinnah, leader of Muslim League, began a campaign against the Congress. और जितने भी प्रोविंशियल यूनिट थी, हर एक जगह पर कांग्रेस लीडर सामने आता है. यही वो टाइम था जब मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया अगेंस्ट द कांग्रेस. नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट इज क्विट इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स को जब बोला गया कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट. In 1939, the Second World War broke out. England declared war on Germany, but it also forced India into war without its leaders being consulted. और इंडिया को भी उसमें फोर्स किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. जब इंग्लैंड ने जर्मनी पर अटैक किया था तो विदाउट द परमिशन ऑफ द लीडर्स इंडियंस को भी उस वॉर में शामिल किया गया. एज अ प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द प्रोविंसेस रिजाइंड. और जितने भी प्रोविंस के कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने इसके अगेंस्ट एज अ प्रोटेस्ट क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया. पीपल डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. अब वो क्या चाहते थे, हम प्रोविंस में भी ब्रिटिशर्स के अंडर रूल नहीं करेंगे, वी वांट complete freedom. In 1942, Congress under the leadership of Mahatma Gandhi asked the British to quit India. और 1942 में कांग्रेस ने एक लीडरशिप, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में ब्रिटिशर्स को बोला कि इंडिया छोड़ दो, that is quit India. The Mahatma gave this message to the people, do or die. It meant either we win freedom or die for the same. The British government arrested Indian leaders and put them behind bars. But people continued their struggle on their own. इसमें क्या कहना था क्विट इंडिया मूवमेंट में, गांधी जी का कहना था डू और डाई, यानी या तो फ्रीडम के लिए कुछ करो या फिर फ्रीडम के लिए ही सेक्रीफाइस दे दो. ओके, तो इस मूवमेंट में सब लोग यूनाइटेड हो गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हर एक इंडियन लीडर को अरेस्ट करने पे लगी हुई थी, बट उससे कहीं भी ये सुप्रेस नहीं हुआ. ये जो स्ट्रगल थी ये हर जगह से कंटिन्यूड थी. नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी.
Besides the peaceful agitators, the revolutionaries were active in their own way. अब जो भी महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके अलावा कुछ रेवोल्यूशनरीज भी थे जो अपने तरीके से, अपने वे से काम कर रहे थे. They believed that only force could drive out the British from India. उनका कहना था only forcefully we can make the Britishers to quit India. Some of them were Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, Sukhdev, Ashfaqullah and Sitaram Raju, etc. Subhash Chandra Bose was a prominent Congress leader. He was elected the president of the Indian National Congress twice. He escaped very cleverly from India and formed the Indian National Army outside India. सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था, बहुत सोच समझ के he quit India and formed the force Indian National Army outside India. He and his followers fought against the British from outside India. And see, बाहर की कंट्री से, इंडिया से बाहर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे इंडिया के लिए. एंड जय हिंद एंड दिल्ली चलो वर देयर फेमस स्लोगन, और उनके फेमस स्लोगन है जय हिंद एंड दिल्ली चलो. ओके. Now the British thus faced opposition both in India and outside. इस तरीके से ब्रिटिशर्स का opposition इंडिया में भी हो रहा था और outside of India also. The Quit India movement and the Indian National Army shook the faith of the British in themselves. They realized that their military power was no answer to the Indian people determination to be free at any cost. अब वो समझ चुके थे कि despite of having so many military power, they have no answer to the Indian people's strong determination. They want India to be free from Britishers at any cost. World War II ended in 1945. On 15 August 1947, India became free. और इस तरीके से on 15 August 1947, India became free. But the British applied their policy of divide and rule again and succeed. और फिर से divide and rule policy ब्रिटिशर्स जाते जाते लेकर आते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. They have partitioned of a single country into two countries called India and Pakistan. Indian Congress leaders never accepted the idea of partition on the basis of religion. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. हालांकि India did not accept the partition and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. Dr. Rajendra Prasad became the first President, and with this began a new phase in the history of India. Free India believes in the freedom of religions and equality to all citizens. It became a secular democratic republic. Now we have completed 7 decades of freedom. In these years, India has fought and won many wars to guard its freedom. और इस तरीके से इतने स्ट्रगल के बाद इंडिया जो है ही गॉट इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके. इस तरीके से इंडिया आज़ाद हो जाता है जहाँ पर कोई रिलीजियस बाउंडेशंस नहीं है, हर एक लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है. एंड इंडिया हैज़ फॉट एंड वॉन मैनी वॉर्स टू गार्ड इट्स फ्रीडम. नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी. Answer in one word. First is, what kind of state was set up in India after freedom? After freedom, India में किस टाइप की स्टेट इस्टेब्लिश की गई? ओके, यू हैव टू राइट योर ओन सेल्फ. I hope बच्चों you have understood the chapter. You have to read it once and do the answer yourself.